नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन कैपिटल गेन का शुरू कर रहे हैं। एंड फोकस एंड डू इट। तो आप पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और फोकस रह के कि हाँ मुझे करना है तो हो जाएगा। और कैपिटल गेन आपको भी पता है कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है या चैप्टर है इनकम टैक्स का। इसको आसान नहीं है समझना। अब मैं इसको कैपिटल गेन को हमने एकदम शुरुआत वाली क्लास में कैसे किया था। हमने कहा था कि कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हमने 4 हेड में डिवाइड किया था। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड अदर्स। इसको हमने कहा था ये कैपिटल गेन है। और हमने ये भी कहा था कैपिटल रिसीट कब अराइज होता है, जब आपको बिना सोर्स के, जैसे गिफ्ट्स आपको मिल गया, ये कैपिटल रिसीट है बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट नहीं करता है। या सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच देंगे, यानी कि सेल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, सेल ऑफ एसेट, चाहे टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो, इसी को बेच देंगे तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, कैपिटल रिसीट होगा। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसेट को खरीदने का खर्चा, एसेट को इंप्रूव करने का खर्चा, और जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एक्सपेंसेस। ये तीनों एक्सपेंसेस, तीनों खर्चे माइनस कर देंगे तो कैपिटल गेन आ जाएगा। अब ये सारी कहानी सेक्शन 45 में चार्जिंग सेक्शन में लिखी हुई है। लेकिन कैपिटल गेन में जाएगा कब? किसी भी हेड में कोई भी इनकम तभी जाएगी व्हेन इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 व्हिच डिफाइंस डेफिनेशन ऑफ इनकम, जो इनकम को डिफाइन करता है, तभी तो इसमें जाएगा। अब आइए कैपिटल गेन सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। इस 1 को कहा था हमने ये मेन चार्जिंग सेक्शन है। इसके अलावा कुछ और चार्जिंग सेक्शन भी है, 1A 2 3 4 5 हमने यहां लिखे हैं। बाकी मैं आपको दिखला देता हूं हमने यहां पर कहां लिखे हैं। ये रहा 45 सबसेक्शन 1A, 45 सबसेक्शन 2 3 4 और 5। यानी कि जब आप चार्जिंग सेक्शन बोलेंगे कैपिटल गेन का तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और एक है 5A जो हम लोग ने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमने क्लास में करवाया जरूर है आपको। अब आइए क्या लिखा है मेन चार्जिंग सेक्शन, क्या लिखता है? प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 is chargeable। अच्छा, और ट्रांसफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो हमने आपको बताया था कि 245 सबसेक्शन 1 इक्वल टू 214 कैपिटल एसेट प्लस 247। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। 45 सबसेक्शन 1 के कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेकिन ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। कैपिटल एसेट ही नहीं है लेकिन ट्रांसफर है, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। वापस आते हैं 45 सबसेक्शन 1 इक्वल टू 214 प्लस 247। अब किस ईयर में कैपिटल गेन अराइज होगा, किस ईयर में आप अपनी इनकम को ऑफर करेंगे इनकम टैक्स के लिए? तो बोलता है YOC इक्वल टू YOT, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि पैसा नहीं भी मिले तो भी कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तो यहां पर जो ट्रांसफर कैपिटल गेन अराइज हो रहा है इन द ईयर ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम, यानी कि इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जैसे ही ट्रांसफर हो गया आपको पैसा मिलने का हक मिल जाता है, और जैसे ही हक मिल गया आपको कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, पैसा मिले या ना मिले। कैपिटल एसेट 214 में डिफाइंड है, ट्रांसफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में डिफाइंड है। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। YOC इक्वल टू YOT के कुछ एक्सेप्शन है। बोल रहा कि कैपिटल गेन अराइज तभी होगा जब पैसा मिलेगा। जनरली YOC इक्वल टू YOT, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर YOC इज नॉट इक्वल टू YOT। इन फॉलोइंग केसेस कैपिटल गेन इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। कब? बोला इंश्योरेंस क्लेम 45 सबसेक्शन 1A में। एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, तो अब इंश्योरेंस क्लेम जैसे डिस्ट्रॉय हुआ वैसे ही ट्रांसफर हो गया।
लेकिन जैसे ही ट्रांसफर हो गया कैपिटल गेन अराइज हो जाना चाहिए, YOC इक्वल टू YOT। इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, मतलब भैया टैक्स, बोला सर एक तो एसेट गया, ऊपर से आप टैक्स मांगने आ गए और इंश्योरेंस क्लेम का पैसा भी नहीं मिला। बोला अच्छा अच्छा, तब उस वक्त आ जाएंगे जब पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनसेशन YOC इक्वल टू ईयर इन विच इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड। फिर 45 सबसेक्शन 2, घर का एसेट दुकान में लाके बेचते हैं, या बैलेंस शीट में आपने करंट एसेट्स को इन्वेस्टमेंट में लिख दिया है, तो जैसे ही आपने सिर्फ बैलेंस शीट में आपने एंट्री चेंज की है, उसके कारण आपसे टैक्स मांग लिया जाए YOC इक्वल टू YOT। अगेन आपके पास पैसा नहीं है, बोला सर जब तब आना जब मैं एसेट बेच दूंगा, यानी कि स्टॉक एंड ट्रेड बेच दूंगा। बोला एग्रीड। कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड YOC इक्वल टू ईयर इन विच स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड। और ये आखिरी एक्सेप्शन है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये है क्या, गवर्नमेंट ने आपकी कंपल्सरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, क्या उसी वक्त जिस ईयर में कंपल्सरी एक्वायर किया उसी ईयर में कंपनसेशन दे देती है? नहीं, लेकिन जिस ईयर में एक्वायर होता है उस ईयर में ट्रांसफर तो हो ही जाता है। अगेन गवर्नमेंट आ गई, बोला सर टैक्स, बोला सर पैसा ही नहीं आया, एक तो प्रॉपर्टी ले गए, ऊपर से पैसा नहीं आया, ऊपर से आप टैक्स मांग रहे हैं। बोला ठीक है, हम तब आएंगे जब पैसा मिल जाएगा आपको। तो YOC इक्वल टू ईयर इन विच होल और पार्ट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन इज रिसीव्ड। यानी कि अगर आपका 1 करोड़ का कंपनसेशन बनता है और 1 रुपया भी आपको मिला है, जिस ईयर में 1 रुपया मिला है उस ईयर में पूरा 1 करोड़ रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस वाज चार्जिंग सेक्शन, मेन चार्जिंग सेक्शन विद एक्सेप्शन ऑफ YOC इक्वल टू YOT। कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी का मतलब बताया था बंडल ऑफ राइट्स। अगर आपके पास लैंड है, उस पर घर बनाने का राइट, उस लैंड को बेचने का राइट, लैंड को किसी और को यूज करने का राइट, दीज आर व्हाट बंडल ऑफ राइट्स। तो एब्सोल्यूट राइट्स आपके पास है, या आपने कोई पार्ट ऑफ राइट भी अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि बंडल ऑफ राइट्स में से किसी एक राइट को भी अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको हम कैपिटल गेन अराइज वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, टेनेंसी राइट्स। ए के पास कोई बिल्डिंग थी, इसको बी को किराए पे दे दिया, मान लीजिए 12 इयर्स के लिए किराए पे दे दिया, लीज पे दे दिया इनफैक्ट। अब लीज पे दिया तो टेनेंसी राइट्स जनरली क्या होता है, आप बॉम्बे में भी बहुत होता है, बहुत जगह होता है, ये पगड़ी देता है। मान लीजिए 25 लाख रुपए की पगड़ी दे दिया और इसने लीज पे दे दिया 12 साल के लिए और 2000 रुपया पर मंथ किराया दे रहा है। अब इसको बोलो खाली करो, बोलो सर पगड़ी का पैसा पड़ा हुआ 25 लाख रुपया वो वापस करो। तो आपने क्या किया, अपना एक राइट बंडल ऑफ राइट में से एक राइट, टेनेंसी राइट, इसको दे दिया, किराए पे दे दिया। करेक्ट। अब जब आप इसको कहते हैं छोड़ने के लिए तो बोलता मैं टेनेंसी राइट्स छोड़ रहा हूं, तो ये जब टेनेंसी राइट्स छोड़ेगा तो इसके हैंड में, जो टेनेंट है इसके हैंड में कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। टेनेंसी राइट्स छोड़ने के लिए ये इसके पैसे देता है, तो ये टेनेंसी राइट इज ए पार्ट ऑफ बंडल ऑफ राइट, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। और टेनेंसी राइट्स का डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, जो हमने किया भी था आपके साथ। बहुत सारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किए थे जिसमें एक टेनेंसी राइट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ये सब निल है। तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब एक और एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, वो भी ले लेते हैं आपके साथ। मान लीजिए आपके पास शेयर्स है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स है। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आप एक राइट शेयर इशू करता है, जिसके 1:1, जिसके पास 1000 है उसको 1000 मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट राइट आपके पास है तो वो आपको एक कागज भेजता है, राइट शेयर एंटाइटलमेंट। तो दिस इज राइट शेयर एंटाइटलमेंट इज आल्सो अ कैपिटल एसेट। इस कागज को, जिसमें शेयर्स नहीं है, सिर्फ इस राइट शेयर को सब्सक्राइब करने का आपके पास राइट मिल रहा है, इसको आप भर के कंपनी को दे देंगे तो आपको राइट शेयर इशू हो जाएगा। लेकिन आपने इस कागज को ही बेच दिया किसी और को, क्योंकि यू आर द ओरिजिनल अलॉटी, और जिसके पास रिलायंस के शेयर्स नहीं थे उसको राइट शेयर्स मिल भी नहीं रहे। मान लीजिए बी है, तो बी को आपने कागज बेच दिया, तो आपके हैंड में, यानी कि ए के हैंड में कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए,
किसी भी पर्पस के लिए अगर आपके पास राइट्स है तो वो कैपिटल एसेट्स है। इट मींस दैट एवरी काइंड ऑफ राइट इज ए कैपिटल एसेट। हर तरह का राइट कैपिटल एसेट है, चाहे वो बिजनेस हो, पर्सनल हो, यानी कि आपके रखे हुए घर में गाड़ी हो, कंप्यूटर हो, कपड़े हो, सब कुछ कैपिटल एसेट है। तो पहला ये है। एक्सक्लूजन में अगर आते हैं हम लोग, तो एक्सक्लूजन क्या है? वो सब आपने कहा बिजनेस में रखे हुए हर एसेट कैपिटल एसेट है, लेकिन बिजनेस में करंट एसेट्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, कंज्यूमर सोर्स है, उसको बेच के क्या मैं कैपिटल गेनराइज होगा? बोला ना, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको बेच के पीजीबीपी होगा। तो स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स हेल्ड फॉर बिजनेस, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये बिजनेस एसेट्स है और इसको बेच के पीजीबीपी अराइज होगा। बस सर मेरे पास तो प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, जिसमें मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं, इसको बेच के क्या बिजनेस कैपिटल गेन अराइज होगा या पीजीबीपी? बोला आप ध्यान से पढ़िए, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये सब करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स को बेच के पीजीबीपी अराइज होगा, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएबल एसेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा, कैपिटल गेन। तो एक्सक्लूजन में सारे बिजनेस एसेट एक्सक्लूड नहीं किए गए हैं, सिर्फ करंट एसेट्स एक्सक्लूड किए गए। फिर एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। वैसे रूरल एरिया का मतलब, बोला जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल एरिया। तो बोला अर्बन एरिया का मतलब, बोलता अर्बन एरिया है म्युनिसिपल लिमिट्स, ये म्युनिसिपल लिमिट्स यहां से 2 किलोमीटर, यहां से 6 किलोमीटर, यहां से 8 किलोमीटर का रेडियस बना लीजिए। पॉपुलेशन के हिसाब से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा किलोमीटर बढ़ जाएगा। जैसे दिल्ली का म्युनिसिपल एरिया से आप 8 किलोमीटर का रेडियस बना लीजिए तो ये पॉपुलेशन बढ़ गया, 10 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है, तो ये पूरा एरिया अर्बन एरिया हो गया। अब इसके बाहर अगर कोई एग्री लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, इंडस्ट्रियल नहीं, कमर्शियल नहीं, और कमर्शियल नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में बात कर रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, ये कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन गांव में, शहर में इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, कमर्शियल प्लॉट हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो, इंडिया में कहीं भी सिचुएटेड है, वो सारे कैपिटल एसेट है। तो म्युनिसिपल लिमिट्स 268 एरियल डिस्टेंस, और ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी लिखा हुआ है स्टेट लाइन का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर पर्सनल एसेट्स हेल्ड फॉर डेली यूज। अब आपके घर में रखे हुए कपड़े, कंप्यूटर, फ्रिज, आपके घर की गाड़ी, ये सब पर्सनल एसेट है, इसको एक्सक्लूड किया गया। एक्सक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि इसको बेचने से जब भी आएगा लॉस आएगा, इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन पर्सनल एसेट क्या नहीं है? बोला कि आपके घर में रखे हुए ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ऐसे याद नहीं आ रहा, ए से एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर्स, सॉरी स्कल्पचर्स। तो जेड पी की सा, ये आपका पर्सनल एसेट नहीं है, देयरफॉर इट इज ए कैपिटल एसेट, देयरफॉर इट इज ए कैपिटल एसेट। मैं फिर से बोल देता हूं, जे फॉर ज्वेलरी, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, और ये सारे आपके नहीं बनाए हुए, फेमस लोगों के बनाए हुए, फेमस लोगों के। पता लगा कि आपने सिस्टर का खरीद कर बेच के लॉस में बेच दिया, तो सर लॉस आ गया, जरा सेटअप करो, तो ना 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 ना, नॉट अलाउड। और ना आपके बनाए हुए, अगर आपके बनाए हुए पेंटिंग अगर आप बेचते हैं तो पीजीबीपी की इनकम है, करेक्ट। लेकिन फेमस लोगों के बनाए हुए पेंटिंग अगर आपके घर में है तब तो अच्छी बात है, ये कैपिटल गेनराइज होगा। लेकिन ये फेमस लोगों की बनाई हुई पेंटिंग आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में है तो डेप्रिसिएबल एसेट है, फिर भी कैपिटल गेनराइज होगा। डेप्रिसिएबल एसेट को बेच के जब भी आएगा शॉर्ट टर्म आएगा। फिर गोल्ड बॉन्ड्स 1999, सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, तो ये दोनों भी कैपिटल एसेट नहीं है। और स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, अब तो ये खत्म हो गया है, रिडीम्ड हो गया है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली आपको ये याद करना है। अब आइए नेचर ऑफ एसेट। कैपिटल एसेट आने के बाद कैपिटल एसेट कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सबसे पहली बार इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म पे कम टैक्स लगता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के साथ ही सेट ऑफ होता है। शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स लगता है, और शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के साथ सेट ऑफ होता है, दोनों के साथ। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब ही नहीं बनता। यहां लिख देंगे नेवर लॉन्ग टर्म।
फाइनेंशियल एसेट्स, बोलो फाइनेंशियल एसेट्स कौन से, बोलो लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है 1 ईयर, और 1 ईयर और लेस है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 1 ईयर है तो लॉन्ग टर्म। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, लैंड बिल्डिंग ये भी इसमें आ गया, और 2 ईयर और लेस। पहले लैंड बिल्डिंग 3 साल हुआ करता था पीरियड ऑफ होल्डिंग, अब 2 साल कर दिया गया, और यहाँ मोर देन 2 ईयर्स। अदर कैपिटल एसेट्स लाइक गोल्ड, ड्राइंग्स, पेंटिंग, सोवरन गोल्ड बॉन्ड, ये सब 3 ईयर और लेस, मोर देन 3 ईयर्स है तो लॉन्ग टर्म। अब इसमें कहानी ये है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट कैसे करेंगे आप। बोला कि अगर मान लीजिए एक ए ने कोई एसेट खरीदा था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2000, और वो बी को बेच रहा है 1 जनवरी 2001 को, तो बोला जिस दिन बेच रहा है उस दिन को एक्सक्लूड कर लीजिए। तो इसका मतलब इसके पास पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई 31 दिसंबर 2000, एग्जैक्ट 1 ईयर हो गई, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और बी ने 1 जनवरी 2001 को खरीदा, तो ये बी का पीरियड ऑफ होल्डिंग इसमें इंक्लूड होगा, बी के हैंड में इंक्लूड होगा 1 तारीख, और ए के हैंड में एक्सक्लूड होगा। In computing period of holding, the day the asset is transferred is excluded. ट्रांसफर का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर डिफाइन करता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। और ट्रांसफर का जनरल मतलब क्या है, अगर आपके हाथ से एसेट निकल चुका है दैट इज ट्रांसफर। तो कैसे निकला है, आपके हाथ के, आपके कंट्रोल में नहीं है वो एसेट, देन इट इज ए ट्रांसफर। तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट्स, ये सब ट्रांसफर है। एक्सटिंग्विशमेंट, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो खत्म हो गया, इट इज ए ट्रांसफर। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द गवर्नमेंट, ट्रांसफर है। कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांसफर है। आपके हाथों से नहीं निकला लेकिन उसके बावजूद इसको ट्रांसफर के डेफिनेशन में डाल दिया गया। और ट्रांसफर का डेफिनेशन आप देखेंगे तो लिखा हुआ ट्रांसफर इंक्लूड्स, यानी कि ये तो ट्रांसफर है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो सकती है। पोसेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। यानी कि आपको चाबी मिल गई है, सारा काम हो गया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है प्रॉपर्टी का, तब भी इसको हम लोग ट्रांसफर मानेंगे। एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफर हो गया। बोलो व्हाट इज नॉट ट्रांसफर, बोले गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं मानते हैं। बोले क्यों नहीं मानते हैं, बोले सर ए ने बी को गिफ्ट किया, अगर मैं इसको ट्रांसफर मान लेता तो मैं ए से टैक्स मांगता, ए के पास डिपार्टमेंट पहुंचता, बोले टैक्स दो, बोले सर टैक्स किस बात का, एक तो प्रॉपर्टी चली गई, ऊपर से पैसा आया नहीं, मैं आपको टैक्स आपको किस कहां से दूंगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा चलिए इसको हम नॉटेड ट्रांसफर मानते हैं। और जब बी जब बेचेगा, जब एक्चुअली सेल करेगा, तब बी से ले लेंगे। बोला बी भी गिफ्ट दे देता है, बोला सर सी से ले लेंगे जब वो बेचेगा, बोला सी विल कर देता है, बोला फिर डी से ले लेंगे जब वो बेचेगा, या ई से ले लेंगे, फिर जो भी बेचेगा उससे टैक्स ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका ले लेंगे। आया। तो व्हाट इज नॉट ट्रांसफर, गिफ्ट, will or inheritance of property is not treated as transfer. Section 48 computation of short term capital gain, computation of long term capital gain। ये जो short term capital gain और long term capital gain है, ये तो बड़ा सिंपल है, कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ये कैपिटल रिसीट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और माइनस करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बोलता है इंडेक्स कर दीजिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन दो को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसको इंडेक्स कर दीजिए। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को इंडेक्स इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जिस ईयर में आप बेच रहे हैं उसी ईयर में ये खर्चा हो रहा है, तो इसीलिए इसको इंडेक्स नहीं कर रहा। फॉर्मूला फॉर इंडेक्सेशन, अच्छा ये जो इंडेक्स वैल्यू है ये हमने एकदम लास्ट में लिखा है यहाँ पर। अब इसका इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा था यहाँ पर 5-6 में, जिस वक्त इसका इंडेक्स वैल्यू किसी एसेट का 117 रुपए था। मैं दूसरे तरह से समझाता हूँ, मान लीजिए 1-2 में आपने कोई एसेट 100 में खरीदा,
और फिर इसका इंडेक्स वैल्यू 2-3 में कितना है 5 हो गया, यानी कि वही एसेट अगर आप 2-3 में खरीदते तो 5% ज्यादा में खरीदते 105 में खरीदते, और वही एसेट अगर आप 3-4 में खरीदते हो तो 109 में मिलता है। जैसे आप कभी कभी नहीं देखते हैं, बड़ी ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की अगर आप खरीदेंगे, लेकिन आज 25 साल पहले इस प्रॉपर्टी का दाम 1 लाख रुपया था। इन्फ्लेशन है और एप्रिसिएशन भी है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है जो गवर्नमेंट निकालती है। अब जब गवर्नमेंट ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकाला है तो गवर्नमेंट कहती है कि जो लॉन्ग टर्म है वो इन्फ्लेशन को इग्नोर करके कैलकुलेट करना है। हम लोग एप्रिसिएशन को टैक्स करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को टैक्स नहीं करना चाह रहे। तो अब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1-2 में 100 में खरीदी है और 2020 में 301 में अगर बेची है, आपने 1-2 में खरीदी और 2021 में बेची है, मान लीजिए आपने 1-2 में बेची है 10 खरीदी है आपने 2 लाख रुपया, और 2021 में आपने उसको 25 लाख रुपए में बेचा है, तो 2 लाख रुपया का इन्फ्लेटेड वैल्यू क्या होगा 2020 में? उसको तो हम टैक्स नहीं करना चाह रहे, वो तो माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 गुना 301 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है 3.01 टाइम्स प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्फ्लेट हुई है। तो 2 लाख को 3.01 टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6.03 लाख आएगा, और ये जो माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट इज एप्रिशिएटेड वैल्यू, जिसको हम टैक्स करेंगे। तो इन्फ्लेशन को टैक्स नहीं करते, इसीलिए ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के बेसिस पे आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होता है। सही बात? ये अब इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ईयर इन विच द एसएससी फर्स्ट एक्वायर्स द एसेट। पहली बार जब एक्वायर करेगा, इसका मतलब क्या होता है मैं ये भी बता देता हूं आपको। मान लीजिए ए बी को गिफ्ट करता है कोई एसेट, बी अब सी को बेच देता है, मैं ईयर डाल देता हूं, ये मान लीजिए 2021 है, ये गिफ्ट इसको मिला है 5-6 में, और इसने एक्वायर किया था 2002-03, 1 लाख रुपए में एक्वायर किया। जिस दिन गिफ्ट कर रहा है उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है 3 लाख रुपया, और जब वो बेच रहा है तो ये 30 लाख रुपए में बेच रहा है, 30 लाख। अब आपको बताइए कि ए के हैंड में कोई कैपिटल गेन अराइज होगा या नहीं होगा? यस और नो? नो, क्योंकि गिफ्ट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। और हमने पहले भी बताया था अगर मैं इसको ट्रांसफर मान लूं और ए से टैक्स मांगू तो ए तो भौखला जाएगा कि भैया एक तो गिफ्ट दे दिया, ऊपर से पैसा नहीं है, पैसा है नहीं, आपसे टैक्स मांगने आ गया, पैसा आएगा तब ना। तो बोले ठीक है, नॉट ट्रांसफर सेक्शन 47 में। अब जैसे ही बी के पास पहुंचा गिफ्ट, हमने ये कहा था कि बी जब बेचेगा तब ले लेंगे, अब बी तो बेच रहा है, और जब बी बेच रहा है तो हमने ये भी कहा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये ले लेंगे, तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 1 लाख ले लिया, लेकिन इस 1 लाख को इंडेक्स करना है। बोला 2021 की वैल्यू क्या है 301 इंडेक्स वैल्यू, खरीदा था 23 में 1 लाख में, क्या मैं इंडेक्स वैल्यू 23 का लूंगा या फिर 56 का लूंगा? अब अगर आप देखेंगे तो इसमें वैल्यू लिखता है इंडेक्स वैल्यू ऑफ एक्विजिशन इन विच एसएससी फर्स्ट एक्वायर्स द एसेट। यहां पर एसएससी कौन है, ए है या बी है? एसएससी वो होता है जो टैक्स देता है, व्हेन एसएससी वो होता है हु इज लायबल टू पे टैक्स, देयरफॉर ही इज बी। तो बी का इंडेक्स वैल्यू लूंगा 56 का, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लूंगा 1 लाख का, 1 लाख ए वाला। बहुत ही इलॉजिकल लग रहा होगा आपको, लगने दीजिए, लेकिन लॉ तो यही है, अल्टी अनलेस अमेंडमेंट आ जाए, लॉ यही है। कई हाई कोर्ट्स ने कहा कि यही वाला इंडेक्स वैल्यू लेंगे, लेकिन आप मत कीजिए अभी, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे वो जजमेंट कोर्ट कीजिएगा। तो ये हो गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ये लिखा हुआ इंडेक्स वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर इनटू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी कि इंप्रूवमेंट अगर इसने किया है और इसने किया है मान लीजिए 3-4 में, तो मैं यही वाला इंप्रूवमेंट कॉस्ट लूंगा, यही वाला इंडेक्स वैल्यू लूंगा। इसने किया है तो मैं यही वाला जिस ईयर में किया है, मान लीजिए 7-8 में किया है, तो 7-8 का ही मैं इंडेक्स वैल्यू लूंगा और 7-8 का ही इंडेक्स कॉस्ट लूंगा, जो भी वैल्यू है 50,000।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडेक्सेशन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का नहीं होता, क्योंकि ये तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अप्रिशिएट नहीं होता, लाइबिलिटी के बदले आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो इसलिए इसका इंडेक्सेशन नहीं होता है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड, देखिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिख दिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आएगा सर बॉन्ड बॉन्ड लिखा हुआ है, नहीं भैया, ये बॉन्ड जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड, इसके बदले आपको इंटरेस्ट शायद मिलता हो, लेकिन इसका एप्रिसिएशन गोल्ड से है, गोल्ड से है, तो इसका इंडेक्सेशन होगा। हाउएवर इंडेक्सेशन शैल बी डन फॉर सोवरन गोल्ड बॉन्ड। आया? अब आइए सेक्शन 48, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लोग अब क्या कर रहे हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्या होता है। इंडेक्सेशन तो हम लोग बता ही चुके हैं कैसे करना है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो सिर्फ मुझे अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। मतलब सेक्शन 48 ये कहता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना पैसा मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बोला सर पैसा मिला है काइंड में, बोलते भाई काइंड का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दो, तो कंसिडरेशन क्या है, जितना पैसा मिला है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। सर नहीं मिला है तो भी यस, YOC इक्वल टू YOT, तो भी, और अगर काइंड में मिला है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एसेट हुआ होगा आपका। लेकिन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं। बोला 50C में अगर आपका केस फॉल करता है, यानी कि अगर आप इमोल प्रॉपर्टी बेचते हैं और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर। 45 सबसेक्शन 1A में इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको मिलता है ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, तो जितना इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल रहा है दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब 45 सबसेक्शन 2 देखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। इसकी कहानी समझिए आप। आपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के कुछ नीचे लिखा हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग, आपने कहा चलो अब बिजनेस शुरू करते हैं। ये बैलेंस शीट मान लीजिए 31 मार्च 1999 की थी, और आपने बैलेंस शीट में इसी इन्वेस्टमेंट को आपने करंट एसेट्स के नीचे लिख दिया। बैलेंस शीट में इस लैंड एंड बिल्डिंग को आपने करंट एसेट्स के नीचे लिख दिया, तो अब क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड और ट्रीटिंग द एसेट इन एज ए स्टॉक एंड ट्रेड। तो जब आपने ये लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा था, और बैलेंस शीट में जब भी रिकॉर्ड होगा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, मान लीजिए 2 लाख। अब जब आप इसको कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं 31 मार्च 2020 को लैंड एंड बिल्डिंग को करंट एसेट्स में, तो आप बैलेंस शीट में जो वैल्यू है इसकी रीराइट करते हैं और वो फेयर मार्केट वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए ये 25 लाख, तो ये 25 लाख आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। और ये टैक्सेबल कब होगा, जब ये बिकेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक एंड ट्रेड माना, इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट्स में माना, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। 45 सबसेक्शन 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो कोई नया पार्टनर आपके फर्म में बनता है, तो वो पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, और वो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है इन काइंड करता है, यानी कैपिटल एसेट्स के रूप में करता है, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब लेके आता है, और जितना फर्म के अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड होगा दैट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 45 सबसेक्शन 4, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में थर्ड पार्टी को कितने में बेचते, फेयर मार्केट वैल्यू में बेचते, पार्टनर को ही बेचेंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। 45 सबसेक्शन 5, compulsory acquisition of the asset by the government, initial compensation will be treated as full value of consideration. और conversion of stock in trade into capital assets, fair market value as on date of conversion। यही 45 सबसेक्शन 5A है शायद, या नहीं सॉरी, ये पीजीबीपी में लिखा हुआ, पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन। आइए 50C, ये तो हम लोग बता ही चुके हैं आपके साथ। 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, यहां बताया था हमने, हायर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी, एक्सेप्शंस देखिए क्या है। बोला कि अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचा है, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन। अब आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ मान लीजिए 50 लाख, और जिस तरह का मार्केट चल रहा, प्रॉपर्टी का प्राइस ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, लैंड बिल्डिंग का प्राइस ऊपर नीचे हो ही सकता है,
बोला अगर इसमें डिफरेंस ज्यादा हो, 10% से ज्यादा हो, तभी हम 50C अप्लाई करेंगे, वरना अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये क्या कहता है, मान लीजिए 40 लाख में बेचा आपने, अब देखिए क्या करेगा, मतलब 40 लाख का 110% निकाल लेगा, कितना होता है 44 लाख। उसके बावजूद स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 50C अप्लाई कर देंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो if stamp duty value is greater than 110% of sale consideration, then full value of consideration is equal to sale consideration और stamp duty value whichever is higher। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो sale consideration will be full value of consideration। वो सर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन का देखूंगा, बोला उस दिन का देखिए जिस दिन आप बेच रहे हैं। वो सर मैंने तो पहले एडवांस दे दिया, बोला एडवांस चेक में दिया था, बोला यस, बोला जिस दिन आपने एडवांस दिया है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इज सीन, अगर आपने एडवांस दिया है, पेमेंट किया है थ्रू बैंक। अब आइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 55 सबसेक्शन 2, बोला जनरल। बोला जनरल क्या है, बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना में खरीदा, परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ द एसेट। लेकिन अगर आपने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, आज इंडेक्स वैल्यू कब से शुरू हो रहा है, 12 का दिया हुआ 100 यानी कि 1 अप्रैल 2001 से शुरू हो रहा है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, क्या इंडेक्सेशन नहीं होगा, इंडेक्सेशन तो होगा। तो वो क्या कहता है, 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो, और जो आपने मान लीजिए 1940 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 रुपए में, इस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 10 लाख रुपया, तो 10 लाख और 1 रुपया विचएवर इज हायर। तो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, ये याद रखिएगा, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जरूर निकाल लीजिएगा, ब्रोकरेज ऐड करना मत भूलिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 व्हिचएवर इज हायर। लेकिन लैंड और बिल्डिंग के केस में देखिए क्या लिखा है, इन केस ऑफ ए लैंड और बिल्डिंग और बोथ the fair market value of such asset on 1st April 2001 shall not exceed the stamp duty value whichever wherever applicable of such asset as on 1st April 2001। यानी कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू लैंड और बिल्डिंग का निकालना हो तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देखिए, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल है तो, नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू देखिए, और जनरली अवेलेबल ही होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स में सबसे पहली बात कि स्टॉक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो खरीदते हुए दिया या बेचते वक्त दिया, दोनों को इग्नोर कर दीजिए। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल शेयर्स, अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से ब्रोकर से खरीदा है तो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, अगर कंपनी से डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहा है तो ब्रोकरेज नहीं आएगा। कंपनी ने आपको बोनस शेयर्स दिया है तो बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा। लेकिन अगर आपको ये बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 से पहले मिला है तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। राइट शेयर्स, अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिसको वो कागज मिला है, राइट सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जितने रुपए में कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रही है वो होगा परचेज प्राइस पेड टू द कंपनी। लेकिन अगर न्यू शेयर होल्डर है, ए को राइट शेयर था, ए को कागज मिला, बी को बेच दिया वो कागज को, तो बी पहले कागज खरीदेगा 10 रुपए पर शेयर में मान लीजिए खरीदता है, उसके बाद कंपनी बोलती है हम एक राइट शेयर 60 रुपए का रखेंगे, और वो फिर बी कंपनी को 60 रुपया देगा। तो ए को कागज खरीदने का 10 दिया, कंपनी को 60 दिया, तो टोटल कितना हो गया 70। तो न्यू शेयर होल्डर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, प्राइस पेड टू द कंपनी 60 रुपीज प्लस प्राइस पेड टू द रेनाउंसर दैट इज ए, जिससे उसने कागज खरीदा है, राइट शेयर एंटाइटलमेंट। और राइट शेयर एंटाइटलमेंट जब कंपनी ए को कागज देती है तो फ्री में देती है, इसलिए राइट शेयर एंटाइटलमेंट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा निल। तो जब ए ने बी को वो कागज बेचा तो ए के हैंड में 10 रुपए का कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। कागज में याद रखिएगा शेयर्स नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। नाउ व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, ये एसेट जो आपने खुद ब खुद क्रिएट किया है, तो ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डीम्ड टू बी निल, इसमें इंप्रूवमेंट होता नहीं है इसलिए नॉट एप्लीकेबल। टेनेंसी राइट्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डीम्ड टू बी निल, इंप्रूवमेंट होता नहीं है इसलिए नॉट एप्लीकेबल। गुडविल ऑफ ए बिजनेस नॉट ऑफ ए प्रोफेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डीम्ड टू बी निल, और इसमें इंप्रूवमेंट होता है इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आल्सो डीम्ड टू बी निल। फिर राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग फॉर ए कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डीम्ड टू बी निल, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डीम्ड टू बी निल, क्योंकि इंप्रूवमेंट होता है। इसमें शायद उन्होंने प्रोफेशन भी ऐड किया है, मैं आपको कल चेक करके बताऊंगा।
right to carry on any business or profession, cost of acquisition is deemed to be nil and cost of improvement deemed to be nil. अब जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उसका क्या इंप्रूवमेंट क्या उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। इसलिए फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 हैज टू बी इग्नोर्ड। अगर ये एसेट आपने किसी से खरीदा है, सेल्फ जनरेटेड नहीं है, तो जितने रुपए में खरीदा है that will be the cost of acquisition, और इसके केस में भी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 हैज टू बी इग्नोर्ड। तो सेल्फ जनरेट एसेट्स या इन एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को हर हालत में इग्नोर करना है, अगर आपने एसेट परचेज किया हो या सेल्फ जनरेटेड हो। द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने कुछ चीजें बताई थी। ए बी को गिफ्ट करता है, बी फिर बेच देता है, तो बी के हैंड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक्चुअली में 0 है, तो इसके लिए कहेंगे 49 सबसेक्शन 1 में जाइए, बोले डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ए का है वो ले लेंगे, यानी कि द पर्सन हु पेज द प्राइस फॉर एक्वायरिंग द एसेट, वो होगा आपका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। एंड हु इज द प्रीवियस ओनर? द पर्सन हु पेज द consideration for acquisition of the asset. In case the asset is acquired through mode given under section 47, यानी कि गिफ्ट के थ्रू एसेट मिला है या विल के थ्रू एसेट मिला है, then cost of acquisition is cost to the previous owner. Previous owner is the person who acquires the asset by paying the price. Period of holding shall be computed from the date the previous owner acquires the asset. इस केस में जब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म निकालना है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ए से देखेंगे। ये 49 सबसेक्शन 1 है। 49 सबसेक्शन 4 क्या है, मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। 49 सबसेक्शन 1 और 49 सबसेक्शन 4, अगर जो गिफ्ट्स वाला पोर्शन है जहां पर गिफ्ट टू नॉन रिलेटिव वाला है, अगर अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है तो 49 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। अगर अदर सोर्सेस में नॉट टैक्सेबल होता है तो 49 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है। तो अभी हमने जो आपके साथ डिस्कस किया है वो 49 सबसेक्शन 1 किया है। अब मान लीजिए ए ने बी को गिफ्ट किया और ये दोनों नॉन रिलेटिव है, 2 लाख रुपए का कोई एसेट गिफ्ट कर दिया और ये नॉन रिलेटिव है। अब नॉन रिलेटिव है तो क्या होगा, बी के हैंड में ये 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब जब बी इस एसेट्स को 10 लाख रुपए में बेचता है तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए का लेंगे? मान लीजिए 50,000 में एक्वायर किया था, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए का लेंगे? नहीं, बोलता बी क्या कहेगा, सर 2 लाख रुपए में मैं ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप 2 लाख रुपया लीजिए। तो 49 सबसेक्शन 4 यही कहता है, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज गिफ्टेड एंड 56 सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल, यानी कि गिफ्ट में टैक्सेबल हो गया, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अमाउंट टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जितना अमाउंट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हुआ। लेकिन लैंड और बिल्डिंग आपने परचेज किया है और कम दाम में, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम दाम में परचेज किया, तो जितना परचेज प्राइस है और जितना वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो डिफरेंस आपके हैंड में टैक्सेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना अमाउंट आपका हैंड में अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया और जितने रुपए में आपने खरीदा, इन दोनों को जोड़ के आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा 49 सबसेक्शन 4 में। वही जेडपीबी की सास, अगेन ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, बुलियन, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, शेयर्स इज गिफ्टेड। तो जितना अदर सोर्सेस में अगर आपने परचेज किया है तो जितने रुपए में परचेज किया और डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है और जितना टैक्सेबल हुआ तो अमाउंट टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस, ये होगा आपका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले किया तो उसको इग्नोर करना है। और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट, इसका इंडेक्सेशन होता नहीं है। ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट ये इसे होता है, और ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट को एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर बोलते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स खरीदते वक्त भी इग्नोर करना और बेचते वक्त भी इग्नोर करना, जो हमने यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ भी था। कहाँ गया ये रहा। STT is ignored both at the time of purchase and at the time of sale। ये जो हमने 49 सबसेक्शन 1 और 49 सबसेक्शन 4 किया था, उसको हमने एक और टेबल के रूप में लिखा है जो मेन बुक में भी है। 56 सबसेक्शन 2 या तो एप्लीकेबल होगा या नॉट एप्लीकेबल होगा। अगर नॉट एप्लीकेबल हुआ तो 49 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, और अगर एप्लीकेबल हुआ तो 49 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे।
और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 49 सबसेक्शन 1 में है तो कॉस्ट इज टू द कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, और 49 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है और गिफ्ट है तो अमाउंट टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लेकिन अगर आपने परचेज किया है तो जितना परचेज प्राइस प्लस अमाउंट टैक्स अंडर द हेड अदर सोर्सेस। लेकिन जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो प्रीवियस ओनर से ही देखेंगे, यहाँ डोनर से ही देखेंगे। मान लीजिए ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने फर्दर सेल किया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो ए से ही देखेंगे, चाहे 49(1) निकाले या 49(4) के अकॉर्डिंग निकाले। लेकिन हाँ, जब आप परचेज कर रहे हैं तब आप पीरियड ऑफ होल्डिंग बी से देखेंगे। फिर इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन कहां से कहां तक, सी टू बी, एक्विजिशन से सेल ईयर टू एक्विजिशन ईयर बाय ट्रांसफर, ट्रांसफर डी है, यहां भी सेम है और यहां भी सेम है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग आते हैं स्पेशल केसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, जिसको हम लोग डीम ट्रांसफर कह रहे हैं। हमने एक मेन चार्जेबिलिटी किया था 45 सबसेक्शन 1, जहां पर इक्वल टू 214 प्लस 2 सबसेक्शन 47। 14 कैपिटल एसेट डिफाइन करता है, 47 ट्रांसफर डिफाइन करता है। तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो टिपिकली या टेक्निकली इट इज नॉट ए ट्रांसफर बट स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, इट इज डीम्ड ट्रांसफर। जैसे 45 सबसेक्शन 1A, यहां पर आपको याद होगा हमने क्या बताया था, आपने कोई एसेट यहां खरीदा है परचेज, और मान लीजिए 10 लाख रुपए में खरीदा, यहां पर एसेट एक्सीडेंटल फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिस्ट्रक्शन जो हुआ है क्या ये ट्रांसफर है, और ये इंश्योर्ड एसेट था, ये इंश्योर्ड एसेट था और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है क्या ये कैपिटल गेन में जाएगा या नहीं जाएगा। क्वेश्चन तो यही था, लेकिन कैपिटल गेन में तब जाएगा जब 45 सबसेक्शन 1 इक्वल टू 214 प्लस 247 के कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एसेट है, देयरफॉर इट इज ए ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हेन ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस द एसेट शुड बी इन एग्जिस्टेंस। तो ये डिस्ट्रॉय होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम के पास जा रहा है, चाहे स्क्रैप के रूप में जाए या राख के रूप में जाए, तो इट इज आफ्टर डिस्ट्रक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एवरी एक्सटिंग्विशमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, एक्सटिंग्विशमेंट will be treated as transfer if the asset is in existence। जैसे रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, तो जहां पर आपसे शेयर्स मंगवाया जाता है तो पहले मंगवा लिया, उसके बाद कंपनी इसको डिस्ट्रॉय करती है, दैट इज डिस्ट्रक्शन। लेकिन 45 सबसेक्शन 1A आ गया जहां पर ये कहा कि अगर एसेट इंश्योर्ड है और डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको और इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो इसको हम लोग ट्रांसफर मानेंगे। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या है, एसेट शुड बी इंश्योर्ड एंड एसेट शुड बी डिस्ट्रॉयड एज पर नेचुरल कैलेमिटी, तभी इसको हम लोग 45 सबसेक्शन 1A एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एसेट ही इंश्योर्ड नहीं है और एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो जो लॉस है वो आपका कैपिटल लॉस है और इसका कहीं भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो अब देखिए एसेट यहां डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस क्लेम आपको 2 साल बाद मिलता है, तो कैपिटल गेन किस ईयर में राइज होगा, मतलब कैपिटल गेन राइज होगा YOC इज नॉट इक्वल टू YOT, YOC इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। लेकिन जो हम लोग इंडेक्सेशन करेंगे वो यहां से लेकर यहां करेंगे, इन पीरियड में इंडेक्सेशन कर लेंगे, लेकिन इसकी कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रख लेंगे और जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो बाद में आएगी जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो मान लीजिए 2018 में डिस्ट्रॉय हुआ, आपने 2000 में खरीदा है और आपको इंश्योरेंस क्लेम 2021 में मिल रहा है, तो बोला 2021-22 में टैक्सेबिलिटी आएगी, लेकिन जो इंडेक्सेशन करेंगे वो 2018 से 2000 के बीच में करेंगे। तो टाइटल इंश्योरेंस क्लेम ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम YOC इक्वल टू ईयर ऑफ रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, एंड इंडेक्सेशन क्या करेंगे, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन टू ईयर ऑफ एक्विजिशन।
तो यहाँ इंश्योरेंस क्लेम से 2021 से 2000 नहीं करेंगे, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इज 2018 टू 2000 कैपिटल गेन कंप्यूट करके रख लेंगे, लेकिन जो टैक्सेबिलिटी आएगी 2021 में आएगी जिस फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिला है। अब आगे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि इन्वेस्टमेंट को अगर आप स्टॉक इन ट्रेड मान लेते हैं, हमने पहले भी किया, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां भी टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इज पोस्टपोन टू ए लेटर डेट। अगर इसको मैं इस चार्ट में बताने की कोशिश करूं तो ये कैसे बनेगा, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, इसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट्स के नीचे लिख लिया और स्टॉक इन ट्रेड आपका बिका बाद में। तो कैपिटल गेन यहां कैलकुलेट करके रख लीजिए, और ये जो कैपिटल गेन आपने कैलकुलेट करके रखा है, मान लीजिए ये 2018 है, ये 2000 है, तो यहां से यहां इंडेक्सेशन करके रख लीजिए, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में बिकेगा। तो कन्वर्जन फेयर मार्केट ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड YOC इज नॉट इक्वल टू YOT। इंडेक्सेशन देखिए, ईयर ऑफ कन्वर्जन टू ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो ईयर ऑफ कन्वर्जन दैट इज दिस 2018 टू 2000। अब नेक्स्ट 45 सबसेक्शन 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसका भी कहानी समझ लीजिए। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म है, बैलेंस शीट, एक ए बी दो पार्टनर ऑलरेडी है, सी आता है, सी बोलता है कि मैं अपना कैपिटल बिल्डिंग के रूप में लेके आऊंगा, ज्वेलरी के रूप में लेके आऊंगा, तो वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रूप में ज्वेलरी, बिल्डिंग, लैंड ये सब लेके आता है, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इस लैंड की मान लीजिए 10 लाख है, तो सी जब वो लेके आता है तो बैलेंस शीट में सिर्फ 8 लाख ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 8 लाख मानेंगे, ये मानेंगे सी ने अपने ही फर्म को 8 लाख रुपए में ये एसेट बेचा है, 10 लाख नहीं मानेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, इंडेक्सेशन यहाँ से यहाँ करेंगे, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ या जिस ईयर में कैपिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, जितना अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। YOC इक्वल टू YOT, तो यहाँ पर कोई पोस्टपोनमेंट नहीं हो रही है, और ईयर ऑफ ट्रांसफर टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जो केस है दैट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 45 सबसेक्शन 4 रिटायरमेंट, इसमें क्या हो रहा है, बैलेंस शीट फर्म का ABC 3 पार्टनर है, और यहाँ पर एसेट 1 2 3 रखा हुआ है, डिप्रिसिबल एसेट्स, नॉन डिप्रिसिबल एसेट्स, ये सब रखे हुए हैं। अब ये अगर थर्ड पार्टी को बेचता है जो पार्टनर नहीं है, तो ऑब्वियसली फेयर मार्केट वैल्यू में बेचेगा, लेकिन ये कहता है कि मैं पार्टनर्स कहते हैं हम ही लोग खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा, अगेन फेयर मार्केट वैल्यू आएगा, यानी कि जितने रुपए में आप थर्ड पार्टी को बेचते उतने, अगर आप पार्टनर को बेचते हैं तो भी फेयर मार्केट वैल्यू आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। YOC इक्वल टू YOT, ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन, सिंपल है। ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब पार्टनर को दिया और जब एसेट एक्वायर किया गया, यहां से लेकर यहां तक कॉस्ट ये वाला जितना बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, इसी को इंडेक्सेशन करना है। डिप्रिसिबल एसेट होगा तो ओपनिंग WDV माइनस करना है। अब आते हैं इसमें 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट बाय द गवर्नमेंट, यहां लिखा हुआ नहीं है, बाय द गवर्नमेंट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, इनिशियल कंपनसेशन, और इनिशियल कंपनसेशन अब इसका भी अगर कहानी समझें तो ये हो रहा है कि आपने कोई एसेट 2 लाख रुपए में खरीदा, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया इस डेट को, मान लीजिए 2018 को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, आपने खरीदा था 2000 में। अब आपको जब से ही गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया वैसे कंपनसेशन देती नहीं है गवर्नमेंट, यहाँ पर कंपल्सरी एक्वायर करके बोलती है हम आपको इनिशियल कंपनसेशन देंगे 25 लाख रुपए, और 2020 में 1 रुपया पकड़ा देती है, बोले 1 रुपया रखिए बाकी बाद में देंगे। तो बोलता है इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन कंप्यूट करके यहाँ रख लीजिए 2018 टू 2000, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी कब, 2020 में, जब इनिशियल कंपनसेशन का कोई भी एक पार्ट मिलता है। तो अब देख लीजिए
तो कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, इनिशियल कंपनसेशन विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ईयर ऑफ रिसीट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन, YOC इक्वल टू ईयर ऑफ रिसीट ऑफ इनिशियल कंपनसेशन। लेकिन जो इंडेक्सेशन होगा ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन। लेकिन टैक्सेबिलिटी कब आएगी? कैपिटल गेन इज postponed to a taxability of capital gain is postponed to a later date when the initial compensation in part is also received। या फुल रिसीव हो रहा तो अच्छी बात है, 1 रुपया भी रिसीव हुआ तो भी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो ये कंप्लीट हो गया। एक नया आया है कन्वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। ये जो 45 सबसेक्शन 2 था वो कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, स्टॉक इन ट्रेड को ही कैपिटल एसेट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो बिजनेस बंद कर दिया, कुछ कर दिया। जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर कैपिटल एसेट जब बिकेगा तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहां से यहां पर तो पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी, लेकिन यहां पर कैपिटल गेन आएगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट करेंगे? डेट ऑफ कन्वर्जन टू द इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ सेल ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कि कैपिटल एसेट में जब कन्वर्ट किया यहां से लेकर यहां तक, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जब ये कैपिटल एसेट बिकेगा तो इस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी सेल करेंगे क्योंकि आप एक्चुअली थर्ड पार्टी को ही बेच रहे हैं। इंडेक्सेशन इज डन फ्रॉम द ईयर ऑफ ट्रांसफर टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन, यहां से लेकर यहां तक ही इंडेक्सेशन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, तो जिस डेट को आपने कन्वर्ट किया इस डेट का फेयर मार्केट वैल्यू होगा। मैं आपको और थोड़ा सा ठीक से बता दूं, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गया, अब ये बेच रहे हैं और मान लीजिए ये फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर 10 लाख रुपए है और स्टॉक इन ट्रेड आपने 2 लाख रुपए में खरीदे। ये जो अमाउंट है ये 8 लाख पीजीबीपी की इनकम है और आपने सेल किया है 25 लाख में, और ये 2021 में सेल किया और 2020 में ये कन्वर्ट हुआ या 2019 में कन्वर्ट हुआ। तो यहां से यहां इंडेक्सेशन करेंगे, यही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, यही इंडेक्सेशन करेंगे, यानी कि यही 10 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा क्योंकि ये 10 लाख माइनस 2 लाख तो आप टैक्स कर ही चुके पीजीबीपी में, तो 10 लाख कॉस्ट बन गया कैपिटल गेन के लिए। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, यहां से यहां इंडेक्सेशन करेंगे और जिस ईयर में सेल करेंगे उस ईयर में टैक्सेबिलिटी आएगी। बस अब आते हैं हम लोग एग्जामिशन में। 54 to 54 GB, 54 GA नहीं करेंगे हम लोग, 54, 54B, 54 AC और 54 F। इसमें हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। AE इक्वल टू एक्चुअल एग्जामिशन बोलेंगे जब आप एक्चुअली में एसेट खरीद लेंगे। TE इक्वल टू टेम्पोररी एग्जामिशन, टेम्पोररी एग्जामिशन कब होता है? जब आप डिपॉजिट करते हैं इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और डिपॉजिट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक्चुअली में एसेट खरीद लिया है, इसीलिए इसका हमको टेम्पोररी एग्जामिशन देता है और ये टेम्पोररी एग्जामिशन वैलिड होता है सिर्फ 3 साल के लिए। 3 साल बाद हम आपसे पूछते हैं कि आपने एक्चुअली में एसेट खरीदा है या नहीं खरीदा है, तो इसलिए टी इक्वल टू एक्चुअल एग्जामिशन। और YOC तो पता ही है, ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, एंड YOT इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग और यूज कर रहे हैं, दैट इज जीरो डेट। जीरो डेट क्या होता है? जिस दिन आप पुराना एसेट बेचते हैं, जिस दिन आप ओरिजिनल एसेट बेचते हैं उसको हम लोग जीरो डेट कहते हैं। तो जीरो डेट इक्वल टू डेट ऑफ सेल ऑफ ओरिजिनल एसेट। अब 54 करते हैं। 54 क्या है? 54 का टाइटल क्या है? यू ट्रांसफर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। RHP बेच के आपको RHP खरीदना है, तो RHP जो आप बेचेंगे पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेचिए। इसका कैपिटल गेन शुड बी टैक्सेबल इन इंडिया, तभी तो 54 का एग्जाम्पशन आप लेने का फायदा है। तो अगर आप R-OR है, R-NOR है और NR है, और अगर आपका प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड है तो दैट प्रॉपर्टी को बेच के जो भी कैपिटल गेन आएगा वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, 54 का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबिलिटी तभी आएगी व्हेन योर रेजिडेंशियल स्टेटस इज R-OR। अगर आपका R-NOR और NR है तो ये तो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगी। जब इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगी तो एग्जाम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। एग्जाम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन है, एग्जाम्पशन का सवाल तभी उठता है then that capital gain is taxable in India। दूसरी बात, RHP जो आप नया खरीदेंगे वो should be in India।
तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। इंडिया के बाहर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ROR वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉपर्टी बेचे लेकिन खरीदे कहाँ, इंडिया में, तभी एग्जेम्पशन मिलेगा। RNOR और NR तो एग्जेम्पशन इंडिया में क्लेम करने के लिए उसको प्रॉपर्टी भी इंडिया में बेचनी होगी, प्रॉपर्टी भी इंडिया में खरीदनी होगी, तभी इसको एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना एग्जेम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। अब ये जो RSP खरीदेगा वो मैक्सिमम 2 घर खरीद सकता है, या ऐसे बता दो एक ही घर खरीद सकता है। मतलब 2 घर अलाउड है अगर इसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो इसमें कंडीशंस हो गए कि मैक्सिमम 1 घर और 2 घर से ज्यादा, अगर 2 घर खरीदना चाहता है तो उसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है कि जिस दिन वो पुराना घर बेचता है, तो यार इसको जिस दिन वो पुराना घर बेच रहा है उस डेट को हम लोग कहेंगे जीरो डेट। तो वो जीरो डेट से, मैं आपको टाइमलाइन में बता देता हूं, फिर मैं पढ़ दूंगा फटाफट। ये फाइनेंशियल ईयर है 1 2 3 4, और इसने यहां पर प्रॉपर्टी बेची है, दैट इज जीरो डेट। अगर इसमें मैं डेट डालूं तो दिस इज सपोज 1 अक्टूबर 2021 मान लीजिए। ये इसमें अब ये कहता है जीरो डेट से 2 साल के अंदर इसको नया घर खरीदना होगा। तो जीरो डेट से 2 साल अंदर, तो मैं यहां आऊंगा 2 इयर्स परचेज, और ये आएगा 30 सितंबर 23। और अगर खरीदता नहीं है तो 3 साल के अंदर इसको कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। तो यहां मैं आऊंगा कंस्ट्रक्शन का 30 सितंबर 24, करेक्ट। और अगर वो पहले खरीद लेता है और बाद में बेचता है तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहां आएगा 2 अक्टूबर 2020 ये परचेज। और पहले खरीदने का पॉइंट यही है कि पहले अगर ये पहले बेच दे बाद में खरीदे तो ये रोड पे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है प्लानिंग कर लो, पहले खरीद लो बाद में बेच देना, लेकिन इन दोनों में 1 साल का से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 है, इस फाइनेंशियल ईयर में बेचेंगे और आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये है, और आप यहां खरीद रहे हैं, यहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आप जब रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तब तो आपको पता ही नहीं है कि आपने घर खरीदा है या कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं, तो आप एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, प्रॉमिस कर दो। बस अब प्रॉमिस कैसे करें? बोला कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर दो, और ये प्रॉमिस करो कि ये जितना पैसा तुमने डिपॉजिट किया है या तो उसका परचेज करोगे या कंस्ट्रक्शन करोगे 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो 3 साल बाद, इस डेट के बाद हम आप तुमसे पूछेंगे कि भैया खरीदा वाला नहीं खरीदा। तो ये 10 लाख रुपया का जो हमने आपको टेम्पोररी एग्जेम्पशन दिया था वो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस 1 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल कैपिटल एसेट आपने बेचा है वो भी लॉन्ग टर्म था। तो ये रोड ब्लॉक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज अ रोड ब्लॉक। और इससे बाद आप खरीदना चाहते हैं तो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और इससे पहले खरीद लिया तब तो कोई बात ही नहीं है, एक्चुअल एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको। अब हमने बताया आप मैक्सिमम एक ही घर खरीद सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम, क्योंकि आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो एक ही घर खरीद सकते हैं। या तो आप डिपॉजिट करवाएंगे या घर खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाएंगे। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा, स्टार्ट नहीं, तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर आप एक ही घर मैक्सिमम खरीद सकते हैं तो या तो आपको एक्चुअल एग्जेम्पशन मिलेगा या फिर टेम्पोररी एग्जेम्पशन मिलके फिर आपको एक्चुअल एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप एक ही घर खरीद सकते हैं और आपने खरीद लिया तो डिपॉजिट करवाने का मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मुझे टाइम लगेगा, परचेज करना है मुझे, तो कोई बात नहीं, डिपॉजिट करवा दो। डिपॉजिट करवा दिया, अब डिपॉजिट करवा दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस 1 में हम लोग आएंगे और 3 साल बाद आपसे पूछेंगे कितना डिपॉजिट करवाया, 10 लाख। बोला इसको विड्रॉ कर लो। अब हम दोबारा एक सवाल करेंगे कि 10 लाख में से कितने रुपए का घर खरीदा? सर 8 लाख, ये एग्जेम्पशन ले लो, 2 लाख टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। आया? अब अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप 2 घर खरीद सकते हैं। तो आप कहते हैं कि सर एक घर तो मैंने खरीद लिया, एक घर मैं प्लानिंग कर रहा हूं बाद में, तो यानी कि आप टेम्पोररी एग्जेम्पशन लेंगे। तो आप इस फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअल एग्जेम्पशन प्लस टेम्पोररी एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं। आया? अब एक लास्ट चीज बता दूं, अगर आपने ये जो घर खरीदा है
बेचिएगा मत 3 साल के अंदर अंदर। लेकिन अगर 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो जो कैपिटल गेन हमने आपको एग्जाम किया था, एक्चुअल एग्जाम्शन जो हमने एग्जाम किया था, इसको हम विड्रॉ कर लेंगे। और जो एक्चुअल एग्जाम्शन जो आपने क्लेम किया था वो लॉन्ग टर्म था, इसको हम शॉर्ट टर्म मान लेंगे। और जो नया कैपिटल गेन अराइज हुआ है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग है जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल है। तो अगर 2 साल के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म प्लस शॉर्ट टर्म आएगा। लेकिन अगर 2 साल बाद और 3 साल के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म, ये तो जो विड्रॉ कर रहे हो वो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, अलग अलग, ये शॉर्ट टर्म रहेगा, ये लॉन्ग टर्म रहेगा। तो बेसिकली एक तरह से पेनल्टी लगाई जा रही है आपको कि जो अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर बेचा है तो जो आपका लॉन्ग टर्म है उसको हम शॉर्ट टर्म में टैक्स कन्वर्ट करके टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो मैंने जल्दी तो बोला है और इस उम्मीद से बोला है कि आपको पूरी तरह से याद है। 54 RSP transferred anywhere in the world, RSP acquired in India, conditions eligible assessee कौन exemption claim कर सकता है, इंडिविजुअल और HUF। एलिजिबल एसेट विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड, वो क्या होना चाहिए, जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल होना चाहिए और इट शुड बी लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टाइम लिमिट 0 डेट से 2 साल आगे, 3 साल आगे, 1 साल पीछे। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन या तो एक्चुअल एग्जाम्शन ऑब्लिक टेम्पोररी एग्जाम्शन, अगर आप 1 की ही लिमिट है, और अगर आपकी 2 की लिमिट है तो एक्चुअल प्लस टेम्पोररी। Consequences 1, if deposited amount is not utilized or not fully utilized, तो जो आपको हमने डिपॉजिट करने से टेम्पोररी एग्जाम्शन दिया था वो विड्रॉ करेंगे। फिर विड्रॉल में हम आपसे पूछेंगे क्या घर खरीदा या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया, बोला यस सर, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने एक्चुअली में घर खरीदा या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया, तो टेम्पोररी एग्जाम्शन माइनस एक्चुअल एग्जाम्शन, ये लॉन्ग टर्म आएगा। और ये टैक्सेबल कब होगा, 3 साल बाद, YOC इक्वल टू 0 डेट प्लस 3 ईयर्स। कॉन्सिक्वेंसेस 2, अगर आपने नया एसेट 3 साल के अंदर बेचा है, 3 साल के अंदर बेचा है तो क्या होगा, इसको हम लोग ठीक करेंगे। ये होगा जो हमने आपको एग्जाम्शन दिया था वो विड्रॉ करेंगे, शॉर्ट टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इक्वल टू शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये होगा। अदर पॉइंट्स, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम्शन कैन बी क्लेम्ड which is purchased in India if capital gain is up to 2 crore, वरना एक ही है। 54B, 54B क्या है, अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं, अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, तो आपको 54B का एग्जाम्शन मिल जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है जैसा RHP में था कि इंडिया के बाहर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदिए। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर आप बेचेंगे, क्योंकि यह कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। जब कैपिटल गेन ही अराइज नहीं होगा तो एग्जाम्शन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन खरीदते वक्त तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। और इसका एग्जाम्शन कौन क्लेम कर सकता है, इंडिविजुअल और HUF। टाइम लिमिट, सॉरी, एलिजिबल एसेट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कम से कम 2 साल पुराना। अगर ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कम से कम 2 साल पुराना हो गया तो ये शॉर्ट टर्म तो हो ही नहीं सकता, तो ये जब भी होगा लॉन्ग टर्म ही होगा। तो ये पुराना है, जब पीरियड ऑफ होल्डिंग लैंड का 3 साल हुआ करता था तब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात होती थी। लेकिन आज पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर लैंड का सिर्फ 2 ही साल है, तो ये जब, और लिख दिया कंडीशन में ये कम से कम 2 साल पुराना होगा, तो ये जब भी होगा लॉन्ग टर्म ही होगा। और क्योंकि यहाँ पर रोड पे आने का सवाल नहीं उठता है बेचने पे, इसीलिए 1 साल पीछे का कहानी खत्म है, तो और कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता है, इसलिए 0 डेट से 2 साल के अंदर आपको परचेज करना है। डिपॉजिट स्कीम इज एप्लीकेबल। अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन इज एक्चुअल एग्जाम्शन प्लस टेम्पोररी एग्जाम्शन, क्योंकि आप 1 से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस 1, अगर आपने डिपॉजिट किया है तो टेम्पोररी एग्जाम्शन क्लेम किया है, टेम्पोररी एग्जाम्शन को हम लोग पहले विड्रॉ करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि यार आपने 2 साल के अंदर नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया, बोला हाँ खरीद लिया, तो हम वो माइनस कर देंगे और ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग टर्म आएगा, ये भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल एसेट को बेचने के बाद जब भी आएगा लॉन्ग टर्म आएगा।
तो जो भी विड्रॉ होगा वो लॉन्ग टर्म ही होगा, तो ये भी लॉन्ग टर्म ही आएगा। YOC इक्वल टू 0 डेट प्लस 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल का पीरियड है तो 2 साल बाद टैक्सेबिलिटी आएगी। अब आपने जो नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है उसको आप 3 साल तक होल्ड कीजिए। 3 साल तक होल्ड नहीं करेंगे तो जो पहले कैपिटल गेन का एग्जम्पशन हमने यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया है, ये हम एग्जम्पशन विड्रॉ कर लेंगे। तो जो विड्रॉ होगा, तो जो लॉन्ग टर्म विड्रॉ होगा वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टर्म, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट टर्म। और 3 साल के अंदर अगर आपने बेचा है, 3 साल के अंदर अंदर बेचा है, तो मैं ऐसा करता हूं 2 साल के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म ही आएगा। तो शॉर्ट टर्म प्लस शॉर्ट टर्म इक्वल टू शॉर्ट टर्म, YOC इक्वल टू YOT। लेकिन अगर 2 साल बाद और 3 साल के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म तो आएगा, जो एग्जम्पशन जो विड्रॉ हुआ है। मैं इसके ऊपर में लिख दूंगा एक्चुअल एग्जम्पशन जो विड्रॉ हुआ है, इस तरह से फुटनोट करके, प्लस एंड क्योंकि 2 साल बाद और 3 साल के अंदर बेचा है तो एंड लॉन्ग टर्म, ये आएगा। YOC इक्वल टू YOT। Where rural agricultural land is transferred, no capital gain arises since not a capital asset। लेकिन अगर आप नया एग्रीकल्चर लैंड जो खरीदा वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को खरीदते के साथ ही या 2 साल के अंदर बेच दिया या 3 साल के अंदर बेच दिया तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। As many agricultural land can be purchased for claiming exemption। अब 54 EC, 54 EC में क्या है कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचें, वैसा कोई भी मतलब तो कोई भी में इन्होंने कंडीशन लगा दी। पहले तो 54 EC काफी अच्छा था, मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचे, बोला ना सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। क्यों ऐसा गवर्नमेंट चाह रही है, भगवान ही मालिक है। मतलब लैंड और बिल्डिंग बेच के आप कोई भी बॉन्ड खरीदिए जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो हम आपको 54 EC का एक एहसान करेंगे आपके ऊपर और एग्जम्पशन देंगे। long term capital asset being land or building or both and purchase of any bond on or after 1st April 2018 जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो 54 EC का एग्जेम्पशन हम किसी भी एसएससी को देंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल और HUF ही लिखा था, यहाँ पर कंपनी भी 54 EC का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती है। और कैश ट्रांसफर करेंगे एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और 6 महीने के अंदर ही खरीदना होगा। ये इसको हम लोग कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ मनी। चैनलाइजेशन ऑफ मनी, किसी और एसेट में पैसा पड़ा हुआ था उसको आप बेच के किसी और एसेट में ट्रांसफर करवा रहे हैं, दैट इज चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन ऑफ मनी, और कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। क्योंकि 6 महीने के अंदर चैनलाइजेशन ही है तो इसीलिए ड्यू डेट टेम्पोररी एग्जेम्पशन का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो डिपॉजिट स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं वो 50 लाख इन 2 फाइनेंशियल ईयर। और 2 फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1 में आपने एसेट यहां बेचा 1 जनवरी, 6 महीने आपका यहां खत्म होगा इस फाइनेंशियल ईयर, तो 50 लाख यहां, 50 लाख यहां, 1 करोड़ नहीं है, दोनों को मिला के, दोनों फाइनेंशियल ईयर को मिला के टोटल 50 लाख का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये है। और कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आपने डिपॉजिट नहीं किया इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस 1 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस 2 एप्लीकेबल है। बॉन्ड का जिसमें लॉक इन पीरियड 5 साल है उसको अगर आप बेच देंगे तो जो लॉन्ग टर्म है वो विड्रॉ हो जाएगा, और बेचने पे जो शॉर्ट टर्म आया वो होगा। लॉन्ग टर्म भी आ सकता है, जो बेचने पे शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म दोनों आ सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म कौन सा है, विड्रॉल वाला है, और ये लॉन्ग टर्म, ये विड्रॉल वाला एंड लॉन्ग टर्म, एंड बॉन्ड्स डिवेंचर्स का अगर लिस्टेड है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर है, अनलिस्टेड है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 ईयर्स है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 54F में। 54F ये भी चैनलाइजेशन है, क्योंकि यू आर सेलिंग एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन RHP एंड परचेज ऑफ RHP। किसको एग्जेम्पशन मिलेगा, एनी इंडिविजुअल और HUF। कौन एग्जेम्पशन, कौन सा एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन RHP। यहाँ भी पीरियड ऑफ होल्डिंग वही है, 0 डेट से 2 साल आगे, 3 साल आगे, 1 साल पीछे। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जेम्पशन मिलती है ये कुछ अलग है, ये मैं बता देता हूँ आपको।
मान लीजिए आपने गोल्ड बेचा, सेल कंसिडरेशन है मान लीजिए 10,01,000, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है 1,000, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना आया 10 लाख। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि पूरा का पूरा 10 लाख का आप घर खरीद लीजिए, तो चैनलाइजेशन करना चाह तो रही है गवर्नमेंट, लेकिन कितना चाह रही है, पूरा 10 लाख का आप घर खरीद लीजिए। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करूंगा, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करते, वो पहले ऊपर माइनस कर दिया क्योंकि नेट सेल कंसिडरेशन निकालना था। मान लीजिए इन सबको करके 2 लाख आता है। आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो 8 लाख आएगा, 8 लाख। अब गवर्नमेंट कह रही है अगर 10 लाख रुपया का घर खरीदोगे तो हम पूरा 8 लाख का एग्जेम्पशन दे देंगे। तो अगर इसको अगर फॉर्मूला में लगाएं कि अगर आप 10 लाख रुपए का घर खरीदते हैं तो 8 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, 1 रुपए का खरीदेंगे तो 8/10 का मिलेगा। तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो सिर्फ 80% का एग्जेम्पशन मिल रहा है आपको इस क्वेश्चन में। अगर ये 7 लाख हो जाता, क्योंकि ये 3 लाख है, ये 7 लाख, तो 70% मिलता। तो ये परसेंटेज चेंज हो सकता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फैक्ट्स के बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन में आपको 80% का ही एग्जेम्पशन मिल रहा है। अब आप कहते हैं सर मैंने सिर्फ 3 लाख का घर खरीदा है, तो 8/10 80% ऑफ 3 लाख, तो अगर यहाँ पर मैं 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 लाख क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये 10 लाख क्या है, नेट सेल कंसिडरेशन है, और ये 3 लाख क्या है, जितने रुपए का आपने घर खरीदा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला भी यही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इतना एग्जेम्पशन मिलेगा। हमने कहा कि आप परसेंटेज निकाल के मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर आपने गोल्ड बेचा और फिर डायमंड बेचा, शेयर्स बेचा, तो अलग अलग परसेंटेज आ रहा होगा, 70%, 30% या 90%। और आपने घर तो एक ही खरीदा है, मान लीजिए 50 लाख का घर खरीदा, तो आप सबसे पहले एग्जेम्पशन कहाँ देंगे, 90% वाले में देंगे जहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद यहां देंगे, उसके बाद यहां देंगे। तो ये वाला भी सिस्टम हमने बताया था आपको। तो कॉन्सिक्वेंसेस 1, अब आपको एग्जेम्पशन तो पूरा नहीं मिला, आपने घर खरीदा 3 लाख का, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में एग्जेम्पशन कितना मिला, 80% ऑफ 3 लाख, 2,40,000 का मिला। तो जब आपने डिपॉजिट करके आपने घर खरीदा है, याद रखिएगा, सॉरी, डिपॉजिट करके एग्जेम्पशन क्लेम किया, उस डिपॉजिटेड अमाउंट से घर खरीदा। इसमें भी एक कहानी है कि आप एक से ज्यादा घर नहीं खरीद सकते, आप एक से ज्यादा घर नहीं खरीद सकते, ऐसे रिक्वायर्ड, इस तरह से अलग ढंग से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा घर खरीदेंगे तो हम एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको पहले वो बता देता हूं कहानी क्या है 54 में। 54 और 54F में फर्क क्या है। 54 में कह रहा है कि मान लीजिए आपका कैपिटल गेन आ गया 5 करोड़, तो आप एक से ज्यादा घर नहीं खरीद सकते, मैक्सिमम एक, बस मैं 2 खरीदूंगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम एग्जेम्पशन तो सिर्फ इसी का देंगे। 54F में क्या है कि आपका कैपिटल गेन 1 रुपया हो, 2 करोड़ हो, 50 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक से ज्यादा घर नहीं खरीदेंगे। बस मैं खरीदूंगा, क्या कर लोगे, हम बोला इस घर का जो खरीदा है ना, इसका एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे। आपने यहां पर गोल्ड बेचा, जीरो डेट, यहां से 2 साल काउंट कर लिया, 3 साल काउंट कर लिया, और आपने यहां पर एक घर खरीद लिया, हमने आपको एग्जेम्पशन दे दिया चुपचाप से, बस मैं जिद्दी आदमी हूं, एक और खरीदूंगा, बल खरीद के दिखलाओ। जैसे ही आप यहां खरीदोगे इसका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। 54 में नहीं हो रहा है, 54 में कह रहा है बस मैं खरीदूंगा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं करेंगे। तो 54 में चैनलाइजेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है, 54F में हो रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप सारा कुछ बेच बाच के अपने इलाके में प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, फिर इसका दाम बढ़ाते रहिए, दैट गवर्नमेंट डज नॉट वांट। इसीलिए इस चैनलाइजेशन ऑफ मनी में एक से ज्यादा जैसे घर खरीदते हैं, एक घर खरीद लिया, दूसरा घर खरीदोगे, हम एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद और एक कंडीशन लगाया कि जीरो डेट को, जिस दिन आप गोल्ड बेच रहे हो उस दिन अगर आपके पास 2 घर ऑलरेडी है, तो भैया क्या चाहते हो, घर और खरीदना, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जेम्पशन नहीं देंगे, एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो ये बातें यहां लिखी हुई हैं। Also on zero date, the assessee should not own more than 2 residential house property to claim exemption under section 54. Or if any other residential house property is acquired within 2 or 3 years, then exemption shall be withdrawn. आया,
तो एक से ज्यादा जैसे ही आप घर खरीदते हैं, एक घर खरीद लिया, चुपचाप बैठ जाइए एग्जम्पशन क्लेम करके, एक से जैसे ही दूसरा घर खरीदेंगे आप एग्जम्पशन क्लेम विड्रॉ हो जाएगा। और जो नया घर खरीदा अगर उसको आप 3 साल के अंदर बेचेंगे तो कैपिटल गेन विड्रॉ हो जाएगा। कौन सा कैपिटल, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो विड्रॉ होगा वो एई कहलाएगा, और 3 साल के अंदर बेचा है तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आ सकता है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, 54F, जीरो डेट को आप गोल्ड बेच रहे हैं, जिस दिन आप गोल्ड बेच रहे हैं उस दिन आपके पास 2 घर या उससे ज्यादा है तो हम आपको 54F का एग्जेम्पशन नहीं देंगे। तो अगर आपके पास गोल्ड जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन एक भी घर नहीं है और आप पहला घर खरीदते हैं तो हम आपको एग्जेम्पशन देंगे, इस घर का एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये घर का एग्जेम्पशन आपके पास रहेगा, लेकिन कब तक, मतलब दूसरा घर मत खरीद लेना, खरीदोगे तो ये घर का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे। और एक कंडीशन लगा दिया, जो घर खरीदा है उसको 3 साल के अंदर बेच मत देना, डू नॉट सेल, डू नॉट सेल। कब तक, 3 साल के अंदर अंदर। यहां देखिए, अगर आपको जिस दिन आपने गोल्ड बेचा है जीरो डेट को, अगर आपके पास एक घर है तो हम दूसरे घर का आपको एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन दूसरे घर का एग्जेम्पशन आपके पास वैलिड रहेगा, आपके पास रहेगा। अगर कब तक, बोला दूसरा घर खरीद लिया, आप तीसरा घर आप 2 साल या 3 साल के अंदर मत खरीद लेना, खरीदोगे तो इस घर का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे, और इस घर को बेचना मत, डू नॉट सेल। अगर आपके पास ऑलरेडी 2 घर है तो तीसरे घर का एग्जेम्पशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, खरीदते रहिए लेकिन एग्जेम्पशन नहीं देंगे। आया? देखिए, इफ एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड विद इन 2 years देन एग्जेम्पशन शैल बी विथड्रॉन। 2 years 3 years कब से, जीरो डेट से। तो आपने ये जो एक घर खरीद लिया, फिर जैसे ही दूसरा घर खरीदोगे, एक घर यहां खरीद लिया, जैसे ही दूसरा घर खरीदोगे या तीसरा घर, दूसरा घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाओगे इसी पीरियड में, तो हम इस घर का एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लेंगे। और ये जो घर है जो आपने खरीदा है, इसको आप 3 साल के अंदर अंदर बेचना भी मत, नहीं तो फिर एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो 2 कारण से एग्जेम्पशन विड्रॉ हो रहा है, एक परचेज के कारण और दूसरा सेल के कारण। आया?